नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीट 2025 पर, जो जनवरी 2025 में जो रीट होने वाली है उससे संबंधित और हिंदी विषय से संबंधित L1 और L2 के जो विद्यार्थी हिंदी विषय जो लेते हैं भाषा के रूप में, उनसे संबंधित बात करने वाला हूँ कि उसमें अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मतलब हम क्या देखेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि पहले किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना। पुराने प्रश्नों के माध्यम से आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो रेगुलर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और हमारी तैयारी किस बिंदु पर किस प्रकार की रहनी चाहिए। आज हम जो है पुराने प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम का विश्लेषण भी करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और प्रश्नों की प्रकृति जो रहती है वो कैसी रहती है। तो उसी आधार पर जैसे कि ना हम एक बात बताता हूँ आपको कि पढ़ने से नहीं होता, पढ़िए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसे मतलब क्या कहते हैं, स्मार्ट स्टडी जिसे बोलते हैं, वो ये रहता है कि आपने देखना होता है कि क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। उसी चीज़ को अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, पढ़िए, हो सकता है कहीं से भी पूछा जाए, पढ़िए, लेकिन मुख्य आकर्षण जो बिंदु है वो आपका वो रहना चाहिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एक पुराने प्रश्न पत्र होते हैं। ये दो चीज़ें हमेशा ही आप देख लेना। जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो प्रत्येक शिक्षक आपको यही कहेगा कि पुराने प्रश्न देखिए और साथ में क्या कीजिए, साथ में नए प्रश्न भी जो हल कीजिए, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको हल कीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमने जो याद किया है उसको किस प्रकार से हमें कितना याद है, एक तो ये मूल्यांकन हो जाता है, दूसरा उसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वो हम उस तरीके से देख सकते हैं कि हम जो हमने याद किया है उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बताते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार कौन से बिंदुओं पर हम ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। बहुत से बिंदु होते हैं, जैसे मान लो मैं बात करूं कि जैसे एक बिंदु आ गया पर्यायवाची, ठीक है ना। हम पर्यायवाची की बात करते हैं। पर्यायवाची की बात करें तो पर्यायवाची में क्या होता है, अधिकतर क्या है कि बहुत से विद्यार्थियों को पर्यायवाची याद नहीं रहते। वो कहेंगे कि सर हमें बताइए कि किस प्रकार से पर्यायवाची किस प्रकार से याद रखे जाए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि पर्यायवाची का क्या होता है कि एक दिन में कभी याद नहीं होते हैं और ज़्यादा भी कभी नहीं करें, ऐसे ही थोक में पढ़े भी नहीं, ठीक है ना। डिवाइडेशन कीजिए कि किस प्रकार के, पहले तो आप पुराने प्रश्न पत्र थोड़ा बहुत देखिए, ऐसे नहीं कह रहा कि ज़्यादा ही देखिए, थोड़ा बहुत एक बार देखिए, उसके बाद पढ़ना तो है उनको, थोड़ा देखिए उनको प्रश्न पत्र को, फिर आप देखिए किस प्रकार के पर्यायवाची आते हैं। नहीं भी आते तो भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो किसी शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो वो बता दें। 10 पर्यायवाची याद कीजिए, एक साथ में एक शुरुआत कर लीजिए। जैसे मान लो अब रीट है, रीट में अभी 2 महीने पड़े हैं शायद। रीट अभी नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो कम से कम 2.5 महीने पड़े हैं आराम से आपके पास। तो 2-2.5 महीने में आपको ये रखना है सारा जो भी आपने बना रखा है टाइम टेबल, उसके अनुसार पढ़ते रहिए, लेकिन 10 पर्यायवाची और निकाल लीजिए। आज आपने 10 पर्यायवाची पढ़े, कल आपने उसको 15 कर दिया और उनको पढ़ के देखिए कि याद हो रहे नहीं हो रहे। कुछ पर्यायवाची ऐसे रखिए जिनको पक्का कर लीजिए, फिर उनमें से आए तो किसी प्रकार, और बाकी जो आसान है उनको देख लीजिए। कुछ पर्यायवाची को आप इस प्रकार से व्यवस्थित कर लीजिए कि वो याद करने में आपको आसान हो जाए बार बार। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप अपने आप से तैयार कर, कहने से तात्पर्य कि अगर रोज के 10 क्या 5 पर्यायवाची भी आप कर रहे हैं रोजाना 5 पर्यायवाची आप याद करते हैं तो भी जो 3 महीने पड़े हैं उनके अंदर 150 पर्यायवाची आप याद कर लेंगे। 150 पर्यायवाची तो बहुत है, ठीक है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे आप चाहेंगे तो इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब जैसे शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि की बात आती है कि शब्द शुद्धि को कैसे किया जाए। ठीक है ना। अब शब्द शुद्धि में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, भी पढ़ लिया, नियम पढ़ लिए और फिर देख लिया, ऐसे नहीं होता। शब्द शुद्धि में हमेशा ही आपने ये ध्यान रखना है कि उनको बार बार लिखना है, ठीक। एक बात, फिर आपके पास जो भी व्याकरण की किताब है उसमें से ऐसे जो शब्द है जिनमें आप गलती करते हैं लिखने में, उनको छांट लीजिए।
क्योंकि हम बहुत बार क्या होता है, हमें आदत पड़ गई है गलत लिखने की। जैसे हम श्रृंगार पहले लिखा करते थे, ऐसे लिखा करते थे, ठीक है ना, लेकिन ये अशुद्ध हो गया। हम श्रृंगार कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो चीज़ें लंबे समय से हम गलत लिखे, जैसे अतिशोक्ति है, अतिशोक्ति में हम ये स आधा रखते थे, लेकिन ये पूरा आता है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ चीज़ें जो हमने पहले लंबे समय से हम लिख रहे थे और जो गलत चल रही थी, हम गलत तरीके से ही पढ़ रहे थे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वैसे अलग, क्योंकि वो फिर जाके फिर हमसे गलत होंगे, ऐसे शब्दों का अलग रखना है और बार बार उनको रिवाइज करने की कोशिश करनी है बीच बीच में, तो ये शब्द शुद्धि भी इस प्रकार हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि पुराने प्रश्नों के माध्यम से, पुराने प्रश्न जो होते हैं, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि पुराने प्रश्न पत्र ले आते हैं और उनको रटना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा जरूरी नहीं है। आने को आज जैसे रीट जैसी परीक्षा, इसके अंदर तो वापस वही क्वेश्चंस आते रहते हैं, बार बार आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं। क्वेश्चंस हमने उनको रट्टा नहीं मारना होता, उनको पढ़ना जरूर है, समझना है, याद भी करना है, लेकिन ये नहीं सोचना कि इन्हीं में से आ जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को देखिए। जैसे आप संज्ञा कर रहे हैं, संज्ञा आप पहले आप पुराने प्रश्न पत्र देखिए, पुराना प्रश्न पत्र के अंदर रीट में संज्ञा के कैसे क्वेश्चंस आए हुए वो आप देखोगे। देखने के बाद फिर आप संज्ञा पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर आप अंदाजा लगाइए कि हाँ इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस प्रकार के मुझे याद होते हैं या नहीं होते हैं। और ये क्या है कि बाजार के अंदर बहुत सी जो गाइड हैं वो उपलब्ध हैं, तो उनमें से कोई भी पुराने प्रश्न पत्र से संबंधित आप ले आइए अच्छी गाइड, ठीक है ना। तो वो जो गाइड है उस गाइड के माध्यम से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्र जो जरूर देखें, क्यों देखें, क्योंकि उन्हीं से आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। जैसे कहने से तात्पर्य ये है, अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं पुराने प्रश्न पत्र, ये पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, L1 L2 वाला, ठीक है ना। इसके अंदर क्या चीज़ दे रखी है, ये जैसे शब्द ज्ञान है। अब देखो अपठित गद्यांश दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, अपठित गद्यांश दे रखा है, ठीक है ना। समास, विलोम शब्द है, विलोम शब्द है, तो इनको भी धीरे धीरे याद कीजिए, धीरे धीरे याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। संज्ञा में क्या याद करना है कि भाववाचक संज्ञा को निकाल लीजिए, भाववाचक संज्ञा याद करना सीख लीजिए, अपने आप बाकी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो इसके अंदर जो पुराने प्रश्न है किस प्रकार के, जैसे गद्यांश में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए संधि के, अब ये पुराने प्रश्न पत्र है, ये कब के हैं, ये आप देख लीजिए, रीट 2022 में, रीट 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि इस देव शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। फिर क्या आया हुआ है, विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है रीट 2022 में। फिर विरोधी शब्द का विलोम शब्द होगा। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। फिर ये गद्य मनुष्य शब्द है, किस प्रकार का है, अवयव है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए संज्ञा से किस प्रकार का आया, मनुष्य शब्द है, तो बड़ा ही आसान शब्द आया है कि जातिवाचक संज्ञा होती है। तो हम ऐसे ही कठिन से कठिन पढ़ते रहे तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी पूछ रहे हैं। यहाँ भी देखिए संधि से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये चीजें पर्यायवाची में क्या है, विश्व का पर्यायवाची आया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अभी देखिए आगे और बता दे रहा हूँ कि गद्यांश में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये गद्यांश है, गद्यांश में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रेजेडी शब्द, अब गद्यांश में ट्रेजेडी शब्द है, कौन सा शब्द आया है, ट्रेजेडी, ठीक है ना, ये ट्रेजेडी शब्द है। तो ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। अब आसानी से सबको पता है कि कौन सा होगा, विदेशी होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का देखो सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। अब सुधाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शशांक, ठीक है ना, जिसकी संवेदना के रूप में ठीक है। अब जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे किस में से आए हुए, गद्यांश में से। गद्यांश में से भी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप देख लीजिए, ट्रेजेडी तत्सम तद्भव से संबंधित, सुधाकर पर्यायवाची से संबंधित, बिल्कुल साधारण है। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह भी साधारण है। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा, बिल्कुल आसान है। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, निहितार्थ शब्द में संधि है,
ठीक है ना, ये निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है, सीधा सीधा पूछ रखा है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है पुराने प्रश्नों को देखते हुए। और पुराने प्रश्नों के लिए ये देखिए सीधा घोर शब्द का पर्यायवाची है, अत्याचारी शब्द में संधि है। अब देखिए पहले सदैव का आया था, अब अत्याचारी का आ गया। सदैव का आया था रीट 2022 L1 में था, और ये रीट 2022 L2 में आया है, शिफ्ट 4 में अत्याचारी शब्द में संधि। कालाग्नि में शब्द में समास है। तो इस प्रकार के शब्द जो है देश शब्द का पर्यायवाची है, उत्तम का विलोम है। ये बार बार बता रहा हूँ, ये अलग अलग जो है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की गाइडें वगैरह आती रहती हैं। तो इसी प्रकार की मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अपनी भी एक जो है ये गाइड आई हुई है, ठीक है ना। रीट 4444 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4444 है, जिसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसको क्या है, संपूर्ण व्याकरण को चार्ट के माध्यम से विश्लेषण किया गया है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया गया है, अध्यायवार अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है, रीट 2022 तक के प्रश्नों का पत्रों का समावेश है, सभी टेट एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भी इसमें समावेश है। ये आदरणीय सुभाष चरण जी सर के साथ आई है अपनी किताब है, ठीक है। तो ये भी आप बाज़ार से लेके आ सकते हैं। और इससे संबंधित एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ये किताब खरीदते हैं तो इसके साथ साथ आपको लगभग 30 से लेके 50 टेस्टों के बीच में जो वीडियो है वो आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएंगे। 30 से लेके, मतलब कहने से तात्पर्य है कि आप चाहें तो ऐप पर संकुल मार्गदर्शन नाम से अपना ऐप है, संकुल SUNKUL संकुल, और 8432159393 ये 8432159393 नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और संकुल मार्गदर्शन के नाम से क्या है, अपना जो ऐप भी आ गया है। आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर संपर्क करेंगे, आपको ऐप में जो 30-40 जो भी है वीडियो बनाए गए हैं, पूरे के पूरे टॉपिक जो है शुरुआत से लेकर वर्ण विचार से लेकर संज्ञा सर्वनाम संधि समास प्रत्यय उपसर्ग सभी पर टेस्ट बनाए गए हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं व्याख्या सहित। प्रत्येक वीडियो जो है 1 घंटे से अधिक की, लगभग 50 वीडियो है और 50 घंटे की रहेगी, लगभग 30 से लेकर 50 के बीच में है। तो आप वो भी आपको यहाँ निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी, मतलब ये किताब जो है वह निःशुल्क लगभग करवाई जाएगी उसमें, ठीक है। ये मेरे नंबर हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये अपनी किताब है, किताब में ये देखिए इस तरह से बताया गया। पहले क्या पुराने जो क्वेश्चंस आए हैं जस्ट अभी वो दिखाए गए हैं। जैसे ये देखिए रीट 2022 में आए हुए क्वेश्चंस है, ये गद्यांश दे रखा है, और गद्यांश से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ये आप देख सकते हैं। गद्यांश से किस प्रकार का है, ये देखो, मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। तो क्या है सदैव, तो क्या है सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस। अब इसके बाद आता है, ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियों, विरोधी आ गया, यहाँ लिखा है विरोधी शब्द का विलोम शब्द होगा, देखिए, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखा है मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों अपने को मजबूती खड़ा नहीं रखता, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो इसमें शब्द आए हुए हैं, जैसे यह विष शब्द आ गया, ये रविश, तो विष का इसने क्या पूछ लिया, पर्यायवाची शब्द पूछ लिया। तो इस प्रकार गद्यांश से, ये गद्यांश से, इस प्रकार पहले शुरुआत में इस प्रकार दिया हुआ है इसमें, इस पुस्तक में, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखिए वर्णमाला, वर्णमाला के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको इस प्रकार से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, शायद नजर आ जाए आपको। प्रत्येक क्वेश्चंस को व्याख्या सहित करवाया गया है। जैसे ये क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने जाते हैं, तो यहाँ दे रखा है 11 स्वर माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ये 11 दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ दे रखा है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन थे व्यंजन, और ये दे भी उसी तरह से रखा है, क्वेश्चंस भी उसी तरह से बनाए हुए हैं कि आप आसानी से याद कर सकते हैं कि स्वर, स्वर के बाद व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, ये पूरी व्याख्या दे रखी है प्रत्येक चीज़ की, प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या के साथ समझाया गया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो ये पुराने जो क्वेश्चन रीट वगैरह में, टेट वगैरह में, और प्रत्येक टॉपिक को चार्ट के माध्यम से, आप सिर्फ चार्ट पढ़ोगे, जब रिवाइज करने जाओगे आपको क्या करना है, एक पेज जितना, सिर्फ एक पेज का चार्ट पढ़ना है। ये चार्ट है, ये देख सकते हैं आप, संधि को इस एक पेज में समझाया गया है उदाहरण सहित, उदाहरण सहित। उसी तरह से न केवल संधि का, बल्कि आप ये देख सकते हैं समास का भी चार्ट है। ये तत्सम तद्भव उद्देश्य आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी व्याख्याओं के साथ ये तैयार किया गया है। संज्ञा का आप ये चार्ट है, एक चार्ट पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न संज्ञा का नहीं आएगा।
ये सर्वनाम का चार्ट बनाया गया, ये देखिए 1 पेज का सिर्फ विशेषण का। तो इस तरह से पहले चार्ट के माध्यम से ये करवाया गया है। क्रिया का देखिए, फिर अवयव और अविकारी शब्दों का देखिए, ये पूरा एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में से ही क्वेश्चंस आएंगे और बाद में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। असंगत पर्यायवाची युग्म छांटिए, असंगत पर्यायवाची युग्म छांटिए। जिस प्रकार के इति का पर्यायवाची शब्द होगा, ये शब्द युग्म, ये देखिए पूरा का पूरा शब्द युग्म जो है पूरा का पूरा उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग में व्याकरण के आधार पे, अर्थ के आधार पर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द को कितने आधार पे बांटा जाता है? 4 आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग में व्याकरण के आधार पे, अर्थ के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग में व्याकरण के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द युग्म, ध्वन्यार्थ। मतलब इससे पूरा खाका आपका तैयार हो जाएगा। प्रयोग में व्याकरण के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है ना। और अविकारी में कौन से आते हैं? क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, निपात। अब आते हैं विकारी शब्दों में। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। विशेषण के गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। क्रिया आगे, क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर। कहने से तात्पर्य है कि प्रत्येक चीज को इस तरह से चार्ट के माध्यम से बनाया गया है कि ये जो 10-15 पेज चार्ट के हैं वो पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा बहुत लंबे चौड़े जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं पिछले वर्षों में आए हुए हैं वो है। और चार्ट को इस तरह से, ये किताब है अपनी, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि पहले इसमें क्या है, पहले प्रत्येक पार्ट में आपको दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रत्येक पार्ट में पहले जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं, आर टेट में, रीट में, यूपी टेट में, ठीक है ना, बिहार टेट में, सभी में, पटवार भर्ती में, उस टॉपिक से संबंधित जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं वो दिए हुए हैं। और उसके बाद में नए क्वेश्चंस बनाकर दिए गए हैं। आप ये देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये इस साइड में पहले क्या है, पहले ये पुराने क्वेश्चंस है भी, किस प्रकार के वर्णमाला से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद ये वर्णमाला के क्वेश्चंस दिए गए, बनाए गए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर जैसे ही ये संधि आ गई, पूरी संधि को विस्तार से कराया। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार आप ये लाना चाहे तो ये ला सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार की कोई भी किताब ला सकते हैं। ये किताब लाने के साथ ये पूरी की पूरी फ्री करवाई गई है, आप वहाँ से फ्री कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बस मैं यही कहना चाह रहा था कि इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो जरूर आपके जो अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बस थोड़ी सी रणनीति बना लीजिए कि किस तरीके से कौन सा टॉपिक जो है वो आपका कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक जो है वो आपका अच्छा है। जो कमज़ोर टॉपिक है, जो याद करने वाले टॉपिक है, उनको उस तरीके से याद कीजिए। प्रत्येक बिंदु को उसी तरह से कीजिए। संज्ञा है तो पहले उसके क्वेश्चंस वगैरह वो देखिए और ज़्यादा डीप में मत जाइए। शुरुआत में ज़्यादा डीप में मत जाइए, ऊपरी सतह पर रहिए नॉर्मल तरीके से, और उसी तरीके से उसको याद कीजिए। और जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, ठीक है ना। इन चीज़ों को कैसे करना है, इन चीज़ों को धीरे धीरे याद करते जाओ, 5-5, 7-7 रखते जाओ धीरे धीरे, ताकि साथ में जैसे आधा घंटा 30 मिनट दे दिए, रोज़ का 30 मिनट दिया और 5-7 याद कर लिए, ठीक है ना। 5-7 सारे याद कर लिए, याद करके रख लिए, साथ में लिख लिए। और लिखने के बाद एक बार लिख लिए और दूसरी बार उनको क्रमबद्धता से लिख लो। क्रमबद्धता का मतलब है कि कोई भी पर्यायवाची अगर स्वरांत आ रहे हैं तो उस हिसाब से उनको लिख कर उनको याद कर सकते हो। उसी तरह से विलोम शब्द भी देख सकते हो। फिर ऐसे जो नेगेटिव टाइप के हैं, जैसे जो जिनका आपको बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसे अलग लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी रणनीति बनाकर अच्छे अंक हिंदी के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है मतलब है, इसके जो वीडियो है आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप संकुल मार्गदर्शन चैनल पर आएंगे तो चैनल पर भी मिल जाएंगे, और अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। दोनों जगह कहीं भी आप प्राप्त कीजिए। किताब खरीदेंगे तो ऐप पर भी आपको निःशुल्क कर देंगे, ठीक है ना। वैसे तो उसका 500 रुपये फीस रखी हुई है, 30 या 50 टेस्ट है, लेकिन आप किताब खरीदोगे तो ऐसे ही कर खुरा देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अपना मकसद वो कोई पैसे वैसे बचाने का ज़्यादा है नहीं, पढ़ाने का। ये ऐप पर थोड़ी सुविधा हो जाती है, एक जगह मिल जाते हैं। यूट्यूब पर मुझे खुद ही नहीं मिलते, इसलिए मैंने ये ऐप बनवाया था। और थोड़ा बहुत लेना पड़ता है क्योंकि खर्चा तो निकालना पड़ता है, लोगों को लगाना पड़ता है उस हिसाब से, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हमेशा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।